इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से लेकर 13 जून तक आपके NHM के एग्ज़ाम आयोजित हो रहे हैं। इस बीच अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उन सब के पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया गया है कॉमन सब्जेक्ट के। और आगे भी जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे, यानी कि आज 2 एग्ज़ाम है, कल भी 2 एग्ज़ाम है, उसके बाद भी 2 एग्ज़ाम है, फिर लास्ट में GNM का भी 1 एग्ज़ाम है, तो उनके भी पेपर के साथ पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कल जो इवनिंग में हुआ था NHM का साइकेट्रिक केयर का एग्जाम, तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो पर लाइक दोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं, और जिससे कि आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है, जिसने दुख नहीं भोगा वो दुखिया का कष्ट नहीं समझता। एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है। अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है। दो असमान व्यक्तियों की तुलना। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है दो असमान व्यक्तियों की तुलना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RMNCAH+N का अर्थ क्या हुआ। यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है, RMNCAH+N, इसका अर्थ क्या हुआ। आपके पास ऑप्शन है, प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस राष्ट्र, या फिर प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस परिचर्या, या प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस उत्तम, या फिर प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्य किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण। तो RMNCAH+N इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपके प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बाल्या किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2025 में, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर शिफ्ट में आपके जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है कि 2025 में DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में किस मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया है। आपके पास ऑप्शन है, अस्त्र MK1, आकाश MK1, पिनाका MK2, या नाग MK2। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2025 में DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में मिसाइल का नाम है नाग MK2 का सफल फील्ड ट्रायल किया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के मुख्य रूप से 2 प्रमुख घटक है, वो 2 घटक कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं निर्मल भारत अभियान, या सौ जल धारा एवं भारत निर्माण, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और स्वच्छ भारत मिशन। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो 2 मुख्य घटक हैं, एक तो आपके स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का है और दूसरा आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वंदे मातरम योजना है, ये किसके लिए है। स्वैच्छिक प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए, आपातकालीन स्वैच्छिक परिवहन सेवाओं के लिए, आपदा में स्वैच्छिक सामाजिक सेवाओं के लिए, स्वैच्छिक सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए। तो वंदे मातरम जो योजना है ये आपके स्वैच्छिक सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिए योजना है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस पेपर की PDF बहुत मुश्किल से मिली है, और वो भी PDF इस तरह से मिली है कि क्वेश्चन थोड़े साफ नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन बोल दूंगा जिससे कि आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है। आपके पास ऑप्शन है, लिथियम, मरकरी, सल्फर, आयोडीन। तो जो मरकरी धातु है ये कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है,
यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के भी पेपर होंगे तो उनके भी एनालिसिस आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम है और दूसरी साइड उनके शुरुआत करने का वर्ष दे रखा है। जैसे सौ जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? 2002 में, पहले का दूसरा। अब आगे ऑप्शन चेक करने से पहले आप चेक कर लीजिए पहले के दूसरे। अब आपको ऑप्शन नंबर डी में भी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है भारत निर्माण का हो जाएगा 2005। अब बी का सी जब आप देखोगे तो बी का सी आपको ए के ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ए, तो बाकी तीसरा चौथा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना समय है वो परीक्षा में बचा सकते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो 2013 हो जाएगा, और स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2014 हो जाएगा। इसका मतलब बी सी डी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुमेलित वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से सॉल्व करने से एग्जाम में आपका समय भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी सही होने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ई गवर्नेंस एक्सचेंज में कौन कौन से सरकारी स्तर शामिल हैं? आपके पास ऑप्शन है केवल स्थानीय, राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका, स्थानीय स्तर, केवल राष्ट्रीय और राज्य, केवल राष्ट्रीय। तो ई गवर्नेंस एक्सचेंज की बात करें तो इसमें सरकारी स्तर जो आपके शामिल है वो राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर ये सभी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि काफ़ी हद तक कौन से पदार्थ का उपयोग सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप बनाने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है लेड, सेमीकंडक्टर सामग्री, प्लास्टिक, आयरन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर सामग्री, जैसे आप सिलिकॉन भी कह सकते हैं। तो उन पदार्थ का उपयोग किया जाता है सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 1820, 1975, 1920, 1950। तो भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1920 में की गई है। अब ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार पूछ लिया है, यानी कि आगे अब सुमिलित वाला आएगा उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय रेड क्रॉस संस्था, और आपको सुमिलित करना है और भी 2-3 संस्था दे रखी है। और यहाँ पर इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया है कि भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, एक साइड दर है और दूसरी साइड प्रकार दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में आपका क्या होते हैं? मृत्यु की संख्या गिनी जाती है। मात्र मृत्यु दर में क्या किया जाता है? इसमें मात्र जो मृत्यु हैं, जिन मात्र की मृत्यु हुई है, माताओं की मृत्यु हुई है, उनकी संख्या गिनी जाती है। बीमारी दर में क्या होता है? बीमारी दर में रोगों की संख्या को काउंट किया जाता है। और भ्रूण मृत्यु दर में भ्रूण की मृत्यु की संख्या को काउंट किया जाता है, यानी कि सी बी ए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पहले का सी जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि दूसरे में डी दे रखा है और यहाँ बी दे रखा है, जबकि बी करेक्ट है। इसका मतलब जो डी आपका सही हो जाएगा। फिर आपको तीसरा और चौथा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मैंने फिर से आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन आपको साफ नहीं नज़र आएंगे, मुश्किल से इस पेपर की पीडीएफ मिली है तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, जो लिखा हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, एक साइड आपके यहाँ कार्यक्रम दे रखे हैं और दूसरी साइड उनकी स्थापना दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसका हो जाएगा 1953। इसके बाद आपका दे रखा है राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 1962। राष्ट्रीय कार्यक्रम आपदा अंधता नियंत्रण, तो इसमें आपका हो जाएगा 1976। और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें आपका हो जाएगा 1955। अब पहले का भी जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में देखने को नहीं मिल रहा, तो बाकी के चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MCTS की फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है?
आपके पास ऑप्शन है मातृ और शिशु उपचार सेवाएं, मातृ और शिशु परिवहन सेवाएं, मातृ और शिशु ट्रैकिंग सिस्टम, मातृ देखभाल और उपचार योजना। तो MCTS की फुल फॉर्म होती है मातृ और शिशु ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत है ये कब की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005, 16 अप्रैल 2005, 22 अप्रैल 2005 या 10 अप्रैल 2005। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे जिनका भी एग्जाम है वो ये जरूर देख ले कि जननी सुरक्षा योजना की स्थापना कब की गई है, NHM की कब की गई है, RMNCH+N की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे जो 3-4 क्वेश्चन हैं जो बार बार मैंने देखे हैं, 2 से 3 बार वापस पूछ लिए गए हैं, तो वो जरूर देखें। हो सकता है आगे आपको GNM या ANM के पेपर में भी वो देखने को मिल जाए। जैसे ये क्वेश्चन SARS की फुल फॉर्म का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसाधुलित विटामिन का प्रकार नहीं है? D, K, C, A। अब आप सभी को मालूम है विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, तथा वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आप इसमें देख सकते हैं विटामिन सी है, ये आपका विटामिन जो है वसा में घुलित प्रकार का नहीं है, ये जल में घुलित प्रकार का है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। बाकी ए, डी, ई और के आपके वसा में घुलित विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग के इलाज में DOTS की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेटजी, डिसीज ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। तो DOTS की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी पेपर होंगे NHM के, तो उनके भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एडिसन बीमारी कौन सी ग्रंथि का एक विकार है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, त्वचा, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो एडिशन बीमारी की बात करें तो ये आपके एड्रिनल ग्रंथि का एक विकार है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड शब्द हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं और हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपको साफ नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। एक साइड शब्द है और दूसरी साइड संधि दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ मनवंतर का लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। इसके बाद लोकोक्ति दे रखा है, लोकोक्ति की बात करें तो उसमें दीर्घ संधि होगी। हरिच्छा की बात करें तो हरिच्छा में आपकी यण संधि होगी, और दायक की बात करें तो इसमें आपकी गुण संधि होगी। तो करेक्ट आंसर BACD आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको पहले का मालूम होता, यानी कि पहले का बी, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही पहले का बी है, बाकी किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उपसर्ग से पूछा गया है, हिंदी में उपसर्ग से। अब देखो हिंदी में आपके टॉपिक फिक्स रहते हैं, जैसे वाक्यांश के लिए शब्द हुआ है, शब्द शुद्धि हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, संधि हो गए, तो यहीं से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक आप जरूर कवर कर लीजिए। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त है, यानी कि आपको हर ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3-3 का जोड़ा दे रखा है, तो आपको वो जोड़ा सेलेक्ट करना है जिसके सभी शब्दों में उपसर्ग होने चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले देखोगे प्रबल में प्र उपसर्ग है, स्वागत में सु उपसर्ग है, परिपूर्ण में भी परि उपसर्ग है। इसके बाद दूसरे में देखोगे संकल्प में सम उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है, लेकिन सालाना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसके बाद अज्ञान में अ उपसर्ग है, दुर्गण में दुर उपसर्ग है, लेकिन समाज में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपार में उपसर्ग है, उड़ान में कोई भी उपसर्ग नहीं है, सुनार में सु उपसर्ग है। तो इस तरह से जो पहला है ए, इसमें आपके जो 3 दे रखे तीनों के तीनों में उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना,
गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जननी सुरक्षा योजना की बात करूं तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया है? 2006, 2005, 2004, 2008। अब देखो यहाँ पूछा जा रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आपको सभी को मालूम है, चाहे पेपर 2 जून वालों का था या 13 जून वालों का है, सभी के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम ही है। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आप ये सुन लीजिए, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। पेपर आपका 450 नंबर का, फिर चाहे आपका एएनएम का एग्जाम हो या जीएनएम का हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो एनएचएम के। नेगेटिव मार्किंग -1 है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा है, एक भी गोला नहीं भरा, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहले हम क्या करते थे, अगर पेपर में नेगेटिव होती थी तो हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो हम खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब आपको खाली नहीं छोड़ना। खाली छोड़ोगे तो भी आपके नंबर कटेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10%, यानी कि क्वेश्चन है 150, इसका 10% होता है 15। अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 15 से कम संख्या हुई, जैसे कि 12 हुई, 11 हुई, 10 हुई, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन है उसमें गोला भर लीजिए। इससे क्या होगा, ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। ये मुझे जहाँ तक मुझे पता है आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है किसी एक भी स्टूडेंट को नहीं मालूम हो तो उन्हें भी पता चल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है आधार। तो आधार में आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलंब, सहारा, आश्रय। आलोचना का हो जाएगा टीका टिप्पणी, समीक्षा, गुणदोष। इंद्र का हो जाएगा मध्वा, पुरंदर, देवेंद्र। इष्ट का हो जाएगा वांछनीय, काम्य, इच्छित। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये अगर हम डायरेक्ट ऐसे देखे जाए कि पर्यायवाची शब्द एक साइड लिखा हुआ आधार, आलोचना, इंद्र, इष्ट, दूसरी साइड सीधा हम देखें टीका टिप्पणी, समीक्षा, गुणदोष, वांछनीय, काम्य, इच्छित, अवलंब, सारा, आश्रय, मध्वा, पुरंदर, देवेंद्र, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसे क्या करना है, हमें जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं हिंट ऐसा मिल ही जाता है जहाँ से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, खासकर तब जब आपका पर्यायवाची शब्द सुमेलित में पूछा जाए। अब देखो यहाँ आपको कैसे चेक करना है, अगर ये एग्जाम में आ जाए और आपको पर्यायवाची का ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, यानी कि ज़्यादा पर्यायवाची शब्द आपको याद नहीं है, तब आपको क्या देखना है, जैसे कि पहला लिखा हुआ आधार, तो ये चीज़ तो आपको कॉमन सभी को मालूम है कि आधार को हम एक तरह का सहारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहारा। तो वो वर्ड ढूंढिए जो कि आसान है। आप अवलंब मत सोचिए, क्योंकि अवलंब जरूरी नहीं कि सभी को पता हो कि आधार को अवलंब भी कह सकते हैं, लेकिन ये सहारा है हुआ है जैसा वर्ड है ये तो लगभग सभी को पता होता है। या फिर आलोचना करना, किसी की बुराई करना है, किसी के गुण दोष निकालना, ये भी आपको सरल शब्द है, तो ये भी लगभग सभी को पता चलता है। लेकिन अगर कह दे समीक्षा तो वो शायद हो सके किसी को ना पता हो। तो फिर ऐसे तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे कि आधार का आपने सारा यहाँ देखा तो यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। फिर आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में आप देखोगे तो ए का तीसरा तो आपका एक ही है, यानी कि बी, तो इसका मतलब आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी आप इस तरह से भी पर्यायवाची शब्द है वो सुमेलित करने वालों में सॉल्व कर सकते हैं। और अब तक जितने भी पर्यायवाची शब्द सुमेलित से हुए तो वो डायरेक्ट आपको इसी हिंट से ही आंसर मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शुद्ध का। अब यहाँ पर आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद 4 लिखे हुए, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो आशीर्वाद को हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखा हुआ आशीर्वाद शब्द ही शुद्ध है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जितने भी एनएचएम के एग्जाम आयोजित हुए हैं सबके पेपर एनालिसिस कॉमन सब्जेक्ट के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, और आगे भी एनएचएम के जैसे जैसे एग्जाम होंगे उनका पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदना में प्रत्यय कौन सा है? उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं शब्द के। तो आपके पास ऑप्शन है दना, आ, अन्ना,
ना, तो वंदना में आपका अन्ना प्रत्यय है। कौन सा है? अन्ना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समास का, कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो आपने देखा होगा ये उपसर्ग के रूप में भी, जो मैंने आपको आफ्टरनून का पेपर सॉल्व कराया उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आपको ये प्रत्यक्ष का ही ऑप्शन मिला था और उसमें क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है, और उसमें आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष भी था। और उसी समय मैंने आपको कहा था कि इसमें प्रति उपसर्ग है, क्योंकि प्रत्यक्ष का जब टुकड़े करते हैं तो प्रति प्लस अक्ष आते हैं। अब कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अव्ययभाव समास। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एक साइड स्तंभ फर्स्ट में कार्यक्रम और स्तंभ सेकंड में उनकी स्थापना। जैसे बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। फिर RCH1, इसकी बात करें तो 1997। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी पेपर में करवाया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, तो इसमें आपका 2005 हो जाएगा। भारतीय नवजात शिशु कार्य योजना 2014, यानी कि करेक्ट आंसर DCBA आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आए हैं आपके जीके के क्वेश्चन। साफ नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, हिमांशु पाठक, MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी। अब आपको मालूम है वर्ल्ड में तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत की बात पूछी है यहाँ पर, तो भारत में MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रीको के द्वारा कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 4, 6, 8, 2। तो राजस्थान में रीको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए। कौन कौन से? कोटा में, जोधपुर में, अलवर में और गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? 4, 5, 6, 3। तो फरवरी 2025 तक भारत सरकार द्वारा टोटल 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? पटना, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ। तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है वो आपके इलाहाबाद में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1937 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से किस राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की गई है? जयपुर, भरतपुर, कोटा, करौली। तो सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से तो आपके जयपुर शहर में प्रजामंडल की स्थापना की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस मांड गायिका को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? केसरबाई, अलाजिलाई बाई, मोंगूबाई, गौरी देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाजिलाई बाई मांड गायिका है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक साइड लिखा हुआ है कोयले की खदान और दूसरे साइड कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। जैसे सिंगरौली दे रखा है, सिंगरौली आपको मालूम है मध्य प्रदेश में है, पहले का बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है झरिया, झरिया आपका हो जाएगा झारखंड में, यानी कि सी हो जाएगा। फिर दे रखा है तलचर, तलचर आपका हो जाएगा उड़ीसा में, डी। और सिंगरैनी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में, यानी कि BCDA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब पेज के URL को भविष्य में संदर्भ के लिए सहेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
बुक मार्किंग, आर्काइविंग, कैशिंग, हिस्ट्री। तो वेब पेज के यूआरएल को भविष्य में संदर्भ के लिए सहेजने के लिए प्रक्रिया है, उसे बुक मार्किंग कहते हैं। बुक मार्क करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड एजेंसी है, दूसरी साइड वर्ष दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन बताया था 1920। यानी कि इस पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया और एक सम्मिलित क्वेश्चन में पूछ लिया सेम क्वेश्चन। एक तो आपको मैंने जो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन बताया वो, और दूसरा ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 सही है। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की बात करें 1952। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की बात करें तो 1953। हिंद कुष्ठ निवारण संघ की बात करें तो ये हो जाएगा 1950। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा DCBA, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर होएगा। अब इसमें आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 करते पहले का डी, तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी में भी पहले का डी नहीं है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं, तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के उपयोग को उनको प्रशासन मार्ग के साथ मिलाएं। यानी कि जैसे कि कौन सी दवा है वो कहाँ पर दी जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नसों के माध्यम से दी जाने वाली दवा। हम यानी नसों के माध्यम से जो दवा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम इंट्रावेनस कहते हैं। इंट्रावेनस से क्या होता है, नसों के माध्यम से हम दवा को देते हैं, नसों के अंदर। फिर दे रखा है धमनियों के माध्यम से दी जाने वाली दवा। तो धमनियों के माध्यम से दी जाने वाली दवा को कहते हैं इंट्रा आर्टेरियल। जीभ के नीचे रखी जाने वाली दवा को क्या कहा जाता है, सबलिंगुअल। और त्वचा पर लगाई जाने वाली दवा को कहते हैं टॉपिकल। यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एनएचएम जो कल इवनिंग में साइकेट्रिक्स केयर एग्जाम आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और कुछ एनएचएम के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलेंगे। और अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनके सबके मैं एनालिसिस करवा चुका हूं, और उन पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।